प्यारे छात्रों, जैसा कि एक बार हम लोग फिर से पर्यावरण शिक्षा और आपदा प्रबंधन के सब्जेक्ट में एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है जल और जल संसाधन, यानी जल से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है जो वर्तमान में चल रहा है, भविष्य के विषय में जो संभावनाएं या जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं या जो बीत चुका है या जिस प्रकार की गतिविधि पहले हुई है, इन सब के विषय में हम लोग बहुत ही अच्छे और विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में ही जो जल की विशिष्टताएं हैं, चाहे वो भौतिक हों, चाहे रासायनिक हों, चाहे जैविक हों, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे और जल प्रदूषण क्या होता है, उसके मुख्य कारण क्या हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है और भविष्य के लिए कौन सी ऐसी योजना हो सकती है या कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है जिससे हम लोग अपनाकर बच सकते हैं। सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग स्टूडेंट नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, उनको गांधी 2 के संबोधन से कहा जाता है कि नहीं, उनको गांधी 2 की उपाधि दी जा सकती है, दी जाती है, लोग कहते भी हैं। नेल्सन मंडेला एक महान राष्ट्रभक्त, सामाजिक कार्यकर्ता और संघर्षपूर्ण जीवन भरा रहा उनका। उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान एक बहुत बड़ा अनुभव किया, काफ़ी दिनों तक वो जेल में भी रहे। तो उन्होंने उनका कहना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हथियार के तरह किया जा सकता है, यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है, वेपन है, जिसे समाज को बदलने में बहुत आसानी होती है और यही वो हथियार है जिससे समाज के बदलने की संभावना भी होती है। यानी शिक्षा से समाज बदला जा सकता है और यही एक ऐसा विषय है जिससे समाज बदल सकता है, यानी इकलौता एक ऐसा शिक्षा ही है। आज हम लोग किसी भी शिक्षा को, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, चाहे कोई भी शिक्षा हो, उसका अपना अपना उपयोग है। हम लोग पर्यावरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो पर्यावरण की शिक्षा हुई। पर्यावरण की शिक्षा, कोई भी शिक्षा होती है, जिस विषय में वो होती है, जिस विषय पर होती है, वो उस विषय के संबंध में एक व्यापक जानकारी और उसके विषय में बहुत सारी बातों से परिचित कराती है। और सभी शिक्षा, जो भी जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे वो मानसिक शिक्षा हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, जो भी शिक्षा है, जितनी भी शिक्षाएं हैं, सबका एक ही मूल उद्देश्य है और वो उद्देश्य है अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देना, मैक्सिमम देना, अपने राष्ट्र को अपना सर्वस्व देना, क्योंकि दोबारा लाइफ मिलती नहीं है। दोबारा हम जीवन की कल्पना इस रूप में नहीं कर सकते कि हम आएंगे ही, हम जो काम बच गया है उसको करेंगे ही। बहुत सारी क्रिया गतिविधि हो सकती है, लेकिन जिस
समय में हम लोग हैं ये गतिविधि नहीं मिलेगी या ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी यही कहते हैं कि अपने जीवन का जो सर्वस्व है वो अपने राष्ट्र के लिए देना चाहिए। यही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और कर्तव्य होता है। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किए कि जल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। आज हर जगह हर समय लोग ये विषय सोचते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में हम लोग अभी देखें तो ये अप्रैल का महीना है। अप्रैल में उत्तर भारत में गर्मी प्रारंभ हो जाती है। मार्च से ही प्रारंभ हो जाती है। अप्रैल में तो गर्मी काफ़ी अच्छी पड़ने लगती है। लेकिन इस साल 2020 में, अप्रैल 2020 में हम लोग देख रहे हैं कि मानसून परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से गर्मी पड़नी चाहिए उस प्रकार से गर्मी अभी नहीं पड़ रही है और लेट मानसून होने के कारण 2019-20 का जो मानसून था वो लेट मानसून होने के कारण काफ़ी देर तक बरसात होता रहा, जिससे अभी भी जो भी झील हैं, तालाब हैं या नदी है या बांध हैं, अभी भी उनमें पानी है और पानी का स्तर बना हुआ है। बीच बीच में मानव जो है अपना काम किया है, उपयोगी हुआ है, धीरे धीरे उसको सीख मिल रही है कि हमें क्या करना है। लेकिन प्रकृति भी परिवर्तन कर रही है, अपने आप को फिर से वो बैलेंस करने का प्रयास कर रही है और बैलेंस कर भी रही है। जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, चाहे जो भी हो। कोई भी जीव जंतु इस धरती पर अगर है तो उसको जल की आवश्यकता पड़ेगी ही। वो रेगिस्तान की छिपकली ही क्यों ना हो, जल उसको भी चाहिए, दिन देर या बहुत। तो हमारे हमारा जो ग्रह है, यानी जो हमारी धरती है, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिसे आज पूरा दुनिया महसूस करता है कि विश्व को अगर कुछ मिल सकता है तो वो भारत से मिल सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ धरती को माँ कहा जाता है, धरती माँ कहते हैं। हवा की, अग्नि की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, जल को देवता का स्वरूप माना गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पर्व भी हैं, त्यौहार भी हैं, जहाँ पे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसकी पूजा होती है। इन सभी चीज़ों में बिहार का एक बहुत ही प्रचलित छठ पर्व है जो कि 3 दिन तक मनाया जाता है। दिन प्रतिदिन इस पर्व में लोकप्रियता आती चली जा रही है। इस पर्व में जो लोग देखे होंगे या जो लोग उस पर्व में शामिल हुए होंगे उन्होंने देखा होगा कि इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य को अर्धाग्नि, सूर्य को जो है दूध का उनको अभिषेक कराया जाता है। जल में कठोर तप किया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा होती है, जल देवता की पूजा होती है और साथ में जो भी उस समय फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो आम की लकड़ी हो, चाहे वो जितने भी फल हो सकते हैं, कदम हो सकता है, पपीता हो सकता है, नारियल हो सकता है, शलीफा हो सकता है, सीताफल हो सकता है, जो भी हो सकता है। यहाँ तक कि जंगली फल भी, जिसमें मकोए, बेर आदि का भी उसमें उपयोग किया जाता है। औषधीय चीज़ों का भी, जिसे हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे भारत के अंदर पर्वों में भी हम लोग अपने प्रकृति के प्रति बहुत संवेदी रहते हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। इसीलिए ये भारत
दिव्य है, अद्भुत है और आदर्श है। हम लोग अगर देखते हैं तो कहने कहाने वाली बात होती है कि पूरे धरती पर जो महासागरीय जल है वो 97.3% है। इसके अलावा जो पृथ्वी का जल है, जिसे हम लोग जो साल्टेड नहीं है यानी जो खरा नहीं है, वो जल झीलों, में जो खारे पानी का झील हो सकता है या मीठा पानी का झील हो सकता है, अंतःस्थलीय समुद्रों, नदियों, मिट्टी की नमी जिसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं, और ज़मीनी जल जो धरती पर रहता है, इस रूप में विद्यमान रहता है। यानी जो भी हमारे महासागरीय जल है, उसके अलावा अगर हम जल की उपलब्धता को देखें तो खारे पानी की झील हो सकती है, मीठे पानी की झील हो सकती है, नदियों में जल हो सकता है, वेटलैंड्स हो सकते हैं, यो जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं ये वेटलैंड है। हम लोग अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए हम लोग। तो ये वेटलैंड आर्द्र भूमि होती है, ये नमी बनाए रहती है, और साथ में जहाँ पे आर्द्र भूमि होती है वहाँ जैव विविधता बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब जो ज़मीनी जल होती है, इसके अलावा भी बर्फीली चोटियाँ होती हैं, हिमनद होते हैं, कृषि संबंधी जो भी क्रियाकलाप होता है, पशुधन वन्यजीव के लिए जल कृषि जिसे हम लोग एक्वाकल्चर कहते हैं, क्रियाकलापों के लिए, नहाने के लिए, नौचालन के लिए, तैरने के लिए, सौंदर्य बोधि कार्यों के लिए, खेल कूद के लिए, पन बिजली उत्पादन के लिए, आवागमन के लिए, खनन के लिए, खनिज संसाधन के लिए, घरों के लिए, उद्योगों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, अपशिष्टों का निपटान के लिए, विलोपन करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग आगे की बात करें तो जो हमारा जल होता है उनके विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्ता और उनके मान अलग अलग होते हैं। जो जल का स्रोत है वो ऑल ओवर जल होता है, ज़मीनी जल होता है, समुद्री और खारा जल होता है। हम लोग इसकी गुणवत्ता को पता लगाने के लिए उसकी भौतिक विशिष्टताएं, रासायनिक विशिष्टताएं और जैव विशिष्टताएं हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग बात करें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की, तो वर्तमान में अगर हम लोग देखें कि 2015 में UNDRR की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो मौसम है उसकी अति दशाओं की आवृत्ति और प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही है। पिछले दशकों में इसी के चलते 90% से अधिक आपदाएं आई हैं। इसी को आगे अगर हम लोग कहें तो एक प्रोफेसर असित के विश्वास, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है थर्ड वर्ल्ड सेंटर फॉर वाटर मैनेजमेंट मैक्सिको के, उन्होंने कहा है कि 1970 के बाद से भारत में पानी की स्थिति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह से कुप्रबंधन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, राजनीतिक नेताओं के निरंतर हस्तक्षेप, सार्वजनिक उदासीनता और स्थानीय भ्रष्टाचार के कारण लगातार बिगड़ती गई है। यानी हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर
जो पानी की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों स्थितियां हैं, इनका जो कुप्रबंधन है, इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, उदासीनता है, सार्वजनिक उदासीनता है, स्थानीय भ्रष्टाचार है, और जो यहाँ के नेता हैं उनकी जो निरंतर हस्तक्षेप वाली नीति रही है, हर एक कार्य में वो अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन नकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो लेख है ये हम लोगों को सोचने के लिए विवश करता है। हम लोग अभी वर्तमान की बात करें तो 2.2% जो आबादी है वो दुनिया के हर 3 में से एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। यानी 2 पूरी दुनिया का जो 2% जो आबादी होती है, 2.2%, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हर तीसरे में से एक व्यक्ति को पेयजल जो शुद्ध पानी होता है वो उपलब्ध नहीं है। यानी 2.2% लोग शुद्ध पानी के अभाव में जी रहे हैं। ये भी WHO और यूनिसेफ 2019 की रिपोर्ट बताती है कि हर तीसरा आदमी स्वच्छ पानी के अभाव में जी रहा है। अगर हम इसी को और आगे समझने का प्रयास करें आंकड़ों के माध्यम से, तो जलवायु से जो तादाद पे स्थापित जलापूर्ति और साफ सफाई से हर साल, यानी अगर हम ये कहें तो जलवायु से जो तादाद पे स्थापित करती हुई जो जलापूर्ति है और साफ सफाई से हर वर्ष हम 3.6 लाख नैनीहालों का जीवन बचा सकते हैं। यानी साफ सफाई के लिए भारत के अंदर बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा गया। पेयजल के लिए हो, चाहे स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो बहुत बृहद स्तर पर चलाया गया। तो इस तरीके से ये UN की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि हम जो भी हमारा हवा है, पानी है, अगर ये शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 3.6 लाख बच्चों का जीवन बचा सकते हैं। आगे अगर यूनेस्को की रिपोर्ट की बात करें हम 2018 की, तो यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की 5.7 अरब आबादी ऐसे हिस्सों में रहने को अभिशप्त होगी, यानी विवश होगी, जहां साल में 1 महीने पानी गंभीर संकट रहेगा। ये यूनेस्को की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम लोग इसी तरीके से चलते रहें तो 2050 तक दुनिया की 5.7% जो आबादी है तो ऐसे हिस्सों में रहने को अभिशप्त होगी जहां साल में 1 महीने पानी का गंभीर संकट रहेगा। वो आगे कहती है कि इससे पानी के लिए अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी। यानी वाटर, जिसे कहते हैं कि पहले शीत युद्ध हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, अब जल युद्ध होगा, ऐसा यूनेस्को की रिपोर्ट 2018 की कहती है। आगे IEA 2018 यूनेस्को की रिपोर्ट एक और कहती है कि 2040 तक जो वैश्विक ऊर्जा की मांग में 25% वृद्धि का अनुमान है। यानी अगर हम लोग वैश्विक ऊर्जा की मांग की बात करें तो 2040 तक 25% जो हमारी ऊर्जा की मांग है उसमें वृद्धि हो जाएगी और पानी की मांग में 50% से अधिक की मांग हो सकती है, जिसका मुख्य कारण जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, बिजली उत्पादन होगा, घरेलू कार्य होगा। ऐसा IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है और यूनेस्को कहता है। ये 2018 की रिपोर्ट है। UN वाटर 2019 की रिपोर्ट आई है। ये कहता है कि यदि हम पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस पर
ग्लोबल वार्मिंग को सीमित कर दें। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब होता है कि धरती के तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का सीधा मतलब निकलता है कि हम लोग जो भी फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, डीजल होता है, जो भी ऊष्मा धरती में दे रहे हैं, वातावरण में दे रहे हैं, उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। चाहे वो CO2 का उत्सर्जन हो, चाहे कार्बन का उत्सर्जन हो, चाहे वो किसी माध्यम से, अगर हम हमारे किसी भी कार्य से तापमान में वृद्धि होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये कहता है UN वाटर 2019 का रिपोर्ट कहता है कि हम लोग अगर पूर्व औद्योगिक स्तर से, यानी जो पहले रहा है, उस 2 की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ग्लोबल वार्मिंग को सीमित कर दें, तो जलवायु परिवर्तन से पानी पर पड़ने वाले दबाव को 50% कम कर सकते हैं। यानी हम लोग जो वैश्विक तापमान है, अगर हम उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो वृद्धि हो रही है उसको सीमित करने में रहे, तो हम लोग जो भी हमारा जलवायु परिवर्तन से जो पानी पे प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग 50% तक कम कर सकते हैं। ऐसा UN वाटर 2019 की रिपोर्ट कहती है। अब हम लोगों को ये समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी कि जल क्या है, जल की उपयोगिता क्या है, हम सभी जानते हैं। और ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बता रही हैं, इससे हम लोगों को ये सोचने पर विवश कर दिया है इसने कि वास्तव में अब आगे क्या होगा और किस प्रकार से हमको कार्य करना पड़ेगा। आगे हम लोग अब समझते हैं कि जो जल संसाधन है वो किस तरीके से हमारे आसपास उपलब्ध है और क्या कुछ उसमें हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, इसको हम लोग अब समझते हैं।